नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का गजा बोर्ड ऑफ पीस बज़ाहिर एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया शदीद जुग्राफाई और सफारती इंतशार का शिकार है। बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश और इसराइल की शमूलियत ने इस बोर्ड को फौरी तौर पर वजन जरूर दिया है। बज़ाहिर ये बोर्ड गजा की बहाली, ताउन और इस्तेहकाम के लिए बनाया जा रहा है, मगर सवाल यह है कि क्या ये वाकई अमन का मंसूबा है या आलमी सियासत को एक नए ताकतवर महवर के गिर्द तरतीब देने की कोशिश। ट्रंप का यह दावा कि बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं, इस वक्त कमजोर पड़ जाता है जब उसी दौरान इसराइल मकबूजा मशरक़ यरूशलेम में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के हेडक्वार्टर को मिसमार कर देता है। अगर अमन वाकई मकसद होता तो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को जमीन बोस करने के बजाय उनके साथ हम आंगी दिखाई देती। अगर ट्रंप वाकई अक़वाम मुत्तहिदा के मुतवाज़ी निज़ाम बनाने के ख्वाह नहीं, तो फिर इसराइल के ऐसे इक़दामात पर खामोशी क्यों? ट्रंप का आलमी रवैया एक वाज़े पैटर्न दिखाता है, अमन की बात मगर ताकत के इस्तेमाल में बेरहमी। वेनेजुएला के तेल बरादर जहाजों पर कब्जा, ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की ख्वाहिश, फ्रांसीसी सदर को ओहदे से हटाने के बयानात, यही तर्ज फिक्र ईरान के मामले में भी झलकती है, जहां हमले की धमकियों और पिस्पाई के बयानात ने खित्ते को मुस्तकिल खौफ में मुब्तला रखा हुआ है। ईरान की जानिब से जिहाद के फतवे का इंदिया और आलमी रिपोर्ट्स ये साबित करती हैं कि एक गलत कदम पूरे मशरिक़ वुस्ता को जंग की लपेट में ले सकता है। इसी पसे मंजर में अफगानिस्तान एक ऐसा गैर मुस्तहकम अंसर बन चुका है जहां तालिबान हुकूमत का ज्यादातर बजट जंगजुओं पर खर्च होता है और मुल्क आलमी दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है। क्या हम तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान को खित्ते हाल में किन दिफाई और सफारती ऑप्शंस के लिए तैयार रहना होगा? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तर्जमाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ। खालिद साहब, गजा बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल, यूएई, बहरीन और मराकश की शमूलियत के बाद क्या ये फोरम क्रेडिबल पीस मैकेनिज्म बन सकता है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स एक्सरसाइज है? जी, बहुत शुक्रिया अमित शाह जी, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये तो टर्म्स तब पता लगेंगी जब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर होंगे, क्योंकि मैं डे वन से जब ये हुआ था एग्रीमेंट, उतने महीनों से यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, जब तक इसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, इसके बायलॉज, इसकी एम्पावरमेंट क्या होगी। बोर्ड ऑफ पीस तो बहुत अच्छी चीज है कि चलें, एक पीस के लिए कोई भी नहीं चाहेगा दुनिया में जो पीस ना हो उस इलाके में, से तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन सारी डिपेंडेंट या गवर्न करेगी उसके रूल्स क्या होते हैं, वो कौन तय करता है। आया इजरायली डोमिनेटेड होंगे, आया इन मुल्कों का जो पीस के लिए बोर्ड बनाया गया ये तय करेंगे, और ओवर रूलिंग किसके पास होगी, विल मेजॉरिटी के जरिए होगा या कुछ प्रोडोमिनेंट फैक्टर्स होंगे, जैसे मैंने इजराइल फैक्टर कहा है, तो ये उस पर डिपेंडेंट होगा ये कितना लास्टिंग होता है, क्योंकि ये जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा खुद नहीं कर रही। जब अब यूनाइटेड नेशंस इसमें डायरेक्ट इसको सुपरवाइज नहीं कर रही, एंगेज नहीं कर रही, एग्जीक्यूट नहीं कर रही, तो फिर ओपन एंडेड है, या अमेरिकन प्रेसिडेंट की वो ख्वाहिश पर होगा। और आपको पता है वो जिस मूड में होते हैं कि बाज दफा उन्होंने अगर कोई सोच लिया कि ये करना है तो फिर शायद बोर्ड की भी वो ना सुने कल को। तो ये सारा डिपेंडेंट होगा कि डूएबल कितना है, एक्शनेबल उनके ये सारी एग्जीक्यूशन होती है या एक थ्योरेटिकल होती है या इनका सिंबॉलिक बोर्ड की प्रेजेंटेशन है। जी, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसको एम्पावरमेंट कितना किया जाता है इस बोर्ड को। अगर ये एम्पावर्ड बोर्ड हुआ जो खुद फैसले करे, इंडिपेंडेंट करे, विदाउट एनी बायसिज्म टू एनी साइड, फिर तो डेफिनेटली एक्शनेबल भी लगता है, डूएबल भी लगता है, कामयाब भी हो सकता है। लेकिन अगर ये ओपन एंडेड रहा और जैसे मैंने कहा कि कुछ एलिमेंट दूसरे फैक्टर ऐसे आ गए, तो फिर शायद मुझे लगता है कि वो कामयाबी इसको ना मिले। सही। और सर, इसराइल एक तरफ पीस बोर्ड का हिस्सा है, दूसरी तरफ गजा में मुसलसल जारी है। जंगबंदी के बाद से अब तक 470 अफराद को मजीद शहीद किया जा चुका है और उनमें 100 छोटे बच्चे थे। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतें गिराई जा रही हैं। कैन इसराइल बी ट्रस्टेड एज अ पीस पार्टनर जहां वो खुद एक बहुत बड़ा क्राइम कमिटेड है? देखिए, ये जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती कि ये पैलेस्टीनियन को एज अ स्टेट माना जाएगा और वो डूएबल होगा, मुझे नहीं लगता इसका कोई भी रिजल्ट शॉर्ट टर्म होगा। पीस, अब अगर बॉम्बिंग रुकवाने के लिए सारा कुछ किया था फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आया बॉम्बिंग रुकने के बाद यही हमारा सारा फराइज खत्म हो जाते हैं। देखिए, ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था और ओस्लो एग्रीमेंट तकरीबन 1992 और 93-94 में हुआ था ये सारा प्रोसेस। उसके तहत पीएलओ जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के यासिर अरफात साहब थे, उनको कहा गया था कि आप पीस एग्रीमेंट साइन कर लें ओस्लो में, अमेरिका और इजराइल की मौजूदगी में, अपने आप को डिसआर्म करें और हम आपको टू स्टेट का भी इंडिपेंडेंट का ऑप्शन देते हैं। इस मुआहदे को 32-33 साल हो गए। अब देखिए, कोई हो सका कुछ को टू स्टेट का। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था अभी सीज फायर जो चंद महीने पहले हुआ था, या नेतन्याहू ने अपने लैंड करते इजराइल में इस मुआहदे के बाद
अपनी हिब्रू जुबान के अंदर एक इंटरव्यू दिया था, वो मैंने जब देखा तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने तो कोई वादा नहीं किया हाँ टू जी। स्टेट का। यानी जिस चीज से जो हम इफेक्ट्स पर जा रहे हैं कि बॉम्बिंग रुक जाए, हमास को रोक लिया जाए, ये सब हो क्यों रहा है? इतने जाने क्यों जा रही हैं सैकड़ों के हिसाब से, और पहले भी 70,000 करीब चली गई। उन्होंने जान इसलिए तो नहीं दी थी कि बॉम्बिंग बंद करानी थी, उन्होंने जान इसलिए दी थी कि कल को एक लॉन्ग टर्म में एक पीसफुल दो कंट्रीज को एग्जिस्ट करें, एक उनके लिए इंडिपेंडेंट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। 1948 में वादा एक किया फेयर गया था, सिर्फ जस्टिस मिलना चाहिए, 15% बिल्कुल। सिर्फ हाँ। 15% ज्यूज रहते थे उस वक्त सिर्फ इस एरिया में, बाकी सारे फलस्तीनी थे। फिर पूरी दुनिया से ज्यूज को लाया गया, यहाँ आबाद किया गया, यहाँ पे उनकी मेजोरिटी बढ़ाई गई, फिर वादा किया गया कि हम आपको देंगे स्टेट, और 48 से लेके आज तक सारे वादे चल रहे हैं, डुएबल नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करें तो जितने वो अनप्रिडिक्टेबल हैं और जितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनकी कॉल और फेल में, और कि एक तरफ वो पीस मेकिंग की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं बहुत बड़ा पीस मेकर हूँ, दूसरी तरफ वो वेनेजुएला के तेल के जहाज जब्त करते हैं, फ्रांस को धमकाते हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते हैं। कैन सच अ लीडर बी ट्रस्टेड इंटरनेशनली? आप ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को दो तरह से देखता हूं। वो उस तरह के स्टेट्समैन नहीं है जैसे दुनिया में होते हैं। स्टेट्समैन वो होता है, वो अपने मुल्क की पॉलिसीज बनाता है, फिर कन्वर्जेंस ढूंढता है दूसरे मुल्कों की, अपने मुल्क के साथ रिलेशनशिप ढूंढता है, फिर कॉमन ग्राउंड ढूंढता है, फिर दूसरे मुल्क को जो एग्रीमेंट करता है उससे कहता है कि तुम्हारा ये फायदा होगा अगर हम ज्वाइन करें, हमारा ये फायदा होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प है बिजनेसमैन, वो डील करते हैं। डील का मतलब है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी, और तुम्हें अगर ये सजा मिलेगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एक बात ये वो इस तरह डील के सेंस में करते हैं। दूसरा एंगल मेरा उनका है, जो मेरी परसेप्शन ये है कि वो बुनियादी तौर पर अपनी अनसर्टेनिटी को, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एज अ टूल ऑफ मार्जिनलाइजेशन या क्वेश्चन या डेटरेंस या खौफ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ईरान को चंद दिन पहले क्या कहा, वी आर लोडेड एंड रेडी टू टेक ऑफ। ये मैसेज क्या था उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने कहा हमारी मदद आया चाह रही है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। फिर कहा कि ग्रीनलैंड तो हमारा है ही, किसका क्लेम है। फिर बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का जो है वो बस वो हमारा हक है, और बस ये, यानी वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। फिर दूसरी साइड क्योंकि कमजोर होती है, वो गेस मोड में चली जाती है कि पता नहीं आज हमला हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कितने जहाज आएंगे, यानी उनको रिएक्टिव मोड में कर देते हैं वो डिफेंस से। तो एज ए पीस उस सेंस में वो चाहे क्लेम करें कि मैंने इतनी जंगें रुकवाई हैं, लेकिन कॉजेज को भी खत्म करना चाहिए। देखिए हमारी जंग को खत्म हुए 7-8 महीने हो गए, आया कश्मीर की दोबारा बात हुई है अनफॉर्चुनेटली, उसकी भी बात होनी चाहिए कि जो कॉज थी दोनों मुल्कों में, अगर जब तक वो रहेगी तो पॉसिबिलिटी रहती है इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की। हम इतनी जंगें लड़ चुके हैं 78 साल में, 79 साल में, तो आई थिंक कॉजेज पर भी जाना चाहिए। इसी तरह फलस्तीन का मैं कह रहा हूं, कॉजेज को जरूर एड्रेस करना चाहिए। कॉज ये है कि फलस्तीनियों का होमलैंड नहीं है। आप टेम्परेरी सीज फायर भी कर देंगे, पीस कमेटियां भी बना देंगे, बोर्ड भी बना देंगे, लेकिन अगर बायलॉज नहीं लीड करते टू नेशन हाँ। सोल्यूशन, फिर मेरा ख्याल है सब कुछ यूजलेस होगा। बिल्कुल।